प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को ये आश्वासन दिया था कि उसमें बहुत भारी रिफॉर्म्स आएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को वो एक प्रगति की राह पे लेकर जाएंगे और रिफॉर्म्स के माध्यम से, क्योंकि दुनिया भर हमारी बजट को इस बार देख रही थी, क्योंकि दुनिया में तहस नहस मचाई हुई है, हर नेशन फॉर इट्स ओन हो चुका है और कंट्री विच इज ग्रोइंग इन इकोनॉमिक टर्म्स और पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, तो लोग हमारी तरफ ध्यान से देख रहे थे। पर दिस बजट हैज बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। नौवा बजट था, मुझे उम्मीद थी, मैंने उनको बधाई भी दी थी कि महिला वित्त मंत्री हैं, लगातार नौवा बजट अपना पेश कर रही हैं और अगले साल शायद मोरारजी देसाई जी का भी रिकॉर्ड बीट करेंगी। पर उसके साथ साथ ये भी उम्मीद थी कि धुरंधर तरीके से देश की प्रगति को आगे लेकर जाएंगी, पर वो हमें दिखाई नहीं दिया। आम जनता के लिए कुछ नहीं था उस बजट में। जो एक्सपोर्टर्स को भारी चोट पहुंची हुई है यूएस के टैरिफ्स की वजह से, वो तमिलनाडु की हैंडलूम साड़ी जरूर पहनी थी जिस तरीके से मैंने प्रिडिक्ट किया था, पर जो तिरुपुर में 14,000 करोड़ से ज्यादा जो एक्सपोर्टर्स को लॉस मिल रहा है क्योंकि यूएस मार्केट्स में उनके प्रोडक्ट्स अनवायबल हो गए हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुपी लगातार वीकन हो रहा है, उसकी वजह से इंपोर्टर्स को भारी मार पड़ रही है, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो मार्केट्स आप गिरते हुए देख रहे हैं वो उसका भी एक उसका एक सिंबल है कि जो उनकी अपेक्षाएं थी हर सेक्टर की, वो भी उस पे भी वो खरी नहीं उतर पाई हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं था, युवाओं के लिए बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं था। तो ये अनफॉर्चुनेट है। यू हैड अ बिग अपॉर्चुनिटी और ये मैं इस बजट को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहूंगी कि बहुत सारी चीजें को अनदेखा किया गया है जो आप अपने इस बजट से आप उसको एक ऐतिहासिक मोड़ पे देश को लेकर जा सकते हैं। डिफेंस बजट को 7.885 लाख करोड़ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आई डोंट कंसिडर दिस अ बड़ी बढ़ोतरी। देश के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान को लगातार चाइना और टर्की का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी तरफ से चाइना भी हमारे बॉर्डर पे अग्रसर रहती है। अभी तो हमारा पीस टॉक्स हैं और पीसफुल कंडीशंस हैं, पर लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से प्रोवोकेशन आता रहता है। तो उस समय पे जब हमें अपने आप को और मजबूत करना है थ्रू डिफेंस स्पेंडिंग और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो कैसे हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को और बल देकर और उसमें थोड़ा पैसा और डालकर और पॉलिसीज बनाकर हम उस पर ध्यान देते, तो मुझे लगता है ज्यादा इंडिया के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से एक ठीक चीज रहती। पर अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ हिस्टोरिकल मिस एंड केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिस बजट। लीडर भूपेंद्र राहुल से ये कहा था कि जो रिफॉर्म्स चाहिए थे उस तरीके का रिफॉर्म ये बजट नहीं दे पा रहा। उस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का जवाब आया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किस रिफॉर्म की वो बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और सरकार एमएसएमई और तमाम सेक्टर्स में रिफॉर्म कर रही है। अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है क्योंकि उसको मजबूत 1947 में देश की अर्थव्यवस्था को समझते हुए, देश की चैलेंजेस को समझते हुए ये फाउंडेशन स्टोन ले किया था। लिबरलाइजेशन भी जब आया था, जो बिग बैंग रिफॉर्म्स थे, उसमें भी हमने देश किसी तरीके से उसको चोट ना पहुंचे, प्रगति में चोट ना पहुंचे, इंसुलेट किया था। चाहे वो 2008 पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोलैप्स रहा हो, चाहे कोविड रहा हो, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने पुख्ता हैं। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि अब इंडिया कुड हैव taken some big challenges, big ticket reforms and इकोनॉमी को एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ाती, पर उसमें वो हम फेल हुए हैं और यही सच्चाई है। निर्मला सीतारमण जी कह सकती हैं वो अपने बजट का डिफेंस कर रही हैं, बिल्कुल लाजमी है, पर कोई आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पूछे क्यों हमारे लगातार वो पैसा लेकर निकल रहे हैं या देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारे देशवासी विदेशों में जाकर बैठ रहे हैं, वहां की सिटीजनशिप ले रहे हैं। अगर इतना अनुकूल माहौल है तो क्यों ऐसा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे देश में को नहीं चूज कर रहे हैं? दे बाईपासिंग आवर नेशन एंड व्हाई इज इट दैट इंडियन सिटीजंस आर बिकमिंग एनआरआईज? तो ये सारी चीजें देखने को बनती हैं। अपने किसानों के लिए भी है, अगर आप किसान को भी देखेंगे, किसानों के लिए भी कोई ऐसी कोई बड़ी आपने कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया है, विच इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। सीएम ममता बजट को लेकर के उन्होंने कहा है कि बंगाल को एक पैसा इस बजट से नहीं मिला है और उन्होंने झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यों के जीएसटी का पैसा रोक दिया गया है।
राज्यों के जीएसटी का पैसा रोका हुआ था, ये तो खुद अजीत पवार जी जब हमारे साथ वित्त मंत्री थे, अनफॉर्चुनेट है वो हमारे बीच में नहीं है, पर वो जब वित्त मंत्री हमारी सरकार में थे वो लगातार यही रिक्वेस्ट करते और हमने कोविड के कार्यकाल में देखा था किस तरीके से सेंटर ने अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार थी, अपना पल्ला झाड़ दिया था। सेम वेस्ट बंगाल में वो लगातार मनरेगा के फंड्स को लेकर कह रहे हैं और अब जीएसटी के भी फंड्स आप लोगों ने सेंट्रलाइज फंडिंग कर सेंट्रलाइज टैक्सेशन कर जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको आर्म ट्विस्ट करने का जो काम किया है कि जब मन चाहेगा आप पैसे रोक लेंगे, जब मन आएगा तब आप पैसे दे देंगे, ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। और जो ममता जी कह रही हैं मैं उससे इत्तेफाक रखती हूं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में होता हुआ देखा है द लॉन्ग ड्यूज जीएसटी को लेकर जो थे, वो कॉम्पेंसेटरी जीएसटी ड्यूज जो हमारे कॉम्पेंसेटरी लॉसेस हुए थे वो टैक्सेशन सेंट्रलाइज टैक्सेशन सिस्टम में जाने के लिए वो भी हमें नहीं दिया गया था, वंचित किया गया था। यही हकीकत है। कांजीवरम साड़ी पहन श्री ने आज का बजट पेश किया है, लेकिन सीएम स्टालिन का बयान आया ही सिंह की तमिलनाडु के हिस्से में यूनियन टैक्स से 1200 करोड़ की कमी की गई है और जल जीवन मिशन का आवंटन भी घटाया गया है, जिससे इस पूरी योजनाओं पर असर पड़ेगा। मैम, मैंने शुरू में ही कल कहा था कि ये राज्य जो चुनाव आ रहे हैं उससे प्रभावित वो हमेशा मैंने देखा है, उसी के कनेक्शन में वो साड़ी पहनती हैं, फिर कुछ शब्दों का चयन करती हैं जिससे उन इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में कोई इम्पैक्ट पड़े, फिर कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होती हैं विच आर स्टेट स्पेसिफिक बिकॉज दे आर गोइंग इनटू एन इलेक्शन। पर इस बार उन्होंने साड़ी जरूर पहनी, पर उन इलेक्शन गोइंग स्टेट्स की को अनदेखा किया है, खास करके जो वो स्टेट्स जो विपक्ष के खेमे में आते हैं और विपक्ष उनकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। वो जानते हैं कि इलेक्शन में उनको वहां पे उन राज्यों में प्रोजेक्ट्स और केरला भी और उन स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स ना देकर, प्रोजेक्ट्स ना अनाउंस कर कहीं ना कहीं कि वहां की सरकारों को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसकी वजह से इनको किसी तरीके का राजनीतिक फायदा होगा। मैम, सीएम फडणवीस का बयान, स्पेकुलेशंस चलाई जा रही थी, उसके बीच उन्होंने कहा कि अगर मर्जर का कोई भी बात होती तो अजीत दादा मुझसे बताते, लेकिन उन्होंने कोई बात मुझसे नहीं की थी। हालांकि पार्थ पवार पर कोई आपत्ति नहीं है। ये पार्थ पवार जी के किस बात पे आपत्ति थी मुझे पता नहीं है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, पर अगर दो पक्षों के बीच में अलायंस की बात चल रही है उसमें मुख्यमंत्री जी का क्या रोल है मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के से चुनकर आए हैं, वो जिम्मेदारी महाराष्ट्र की संभाल रहे हैं, पर राजनीतिक पक्ष उनका अलग है। अजीत पवार जी का अलग था, शरद पवार जी का अलग है। तो अगर शरद पवार जी और अजीत पवार जी परिवार के साथ साथ होते हुए एक ही पार्टी के निकले हुए दो हिस्से हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, तो वो उसमें ये तो ऐसा हो गया कि आपका क्या कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्टेटमेंट हो गया। तो जो भी डिसीजन था खुद शरद पवार साहब ने आकर कहा है, उनके साइड से भी बातचीत चल ही रही है कि हाँ हमारी बातचीत जारी थी, जिला परिषद में दोनों साथ में ही लड़ रहे थे, साथ ही साथ जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ था साथ ही लड़ रहे थे। मर्जर हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो आने वाले जिला परिषद के बाद की बात थी, जो खुद शरद पवार जी ने कहा है। तो मैं इसमें स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि हमारी भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, ये दो पक्षों के बीच की बात है, उसमें कोई और चौधरी बने मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। बहुत शुक्रिया।